हेलो स्टूडेंट्स। ये मैं पेपर रिव्यू डाल रहा हूँ। पेपर आपके एडवांस अकाउंट ऑफ द सेकंड ग्रुप का। बड़ी खुशी हो रही है इसके रिव्यू को देते हुए, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट से मिला, देखकर उन्हें इतना अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत शायद ऐसा पेपर का जो फीडबैक है वो मैंने बहुत रेयरली कभी सुना होगा अपनी लाइफ में। कुछ स्टूडेंट मिलने आए, बोले सर पेपर हमारा 2 घंटे 2.25 घंटे में हो गया। कोई बोले हमारे पास 30 मिनट बच गए, कोई बोले 45 मिनट बच गया, कोई बोले हमारे पास 35 मिनट बच गया। ये रिव्यू था। इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल में कहूँ या मैं पेपर देखकर भी कह सकता हूँ कि ये पेपर वाकई में 3 घंटे का था ही नहीं। पर 30 मिनट में ये पेपर इजीली मैनेजेबल था, इजीली। पहली बात। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आए वो सारे के सारे, मैं कहूँ कि नोट से हैं तो भी सही है, या कहा जाए कि मॉड्यूल से तो वो भी सही है। मतलब इतना पेपर ड्यूरेशन में तो शॉर्ट था ही, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए वो इजीली मैनेजेबल थे। वो क्वेश्चन भी काफ़ी इजी थे। तो अब बताइए, पेपर 2.5 घंटे में हो जाए, क्वेश्चन भी बहुत इजी हो, तो क्या बचा फिर? तो आपको इसके अंदर 90-95 नंबर आना ही चाहिए बेटा। तो मुझे लगता है कि इस बार स्टूडेंट की मतलब तो मार्क्स होंगे वो इस एडवांस अकाउंट में तो सुपर डुपर होंगे। मुझे लगता है कि जितने एग्जामेशन इस बार एडवांस के अंदर आएंगे शायद ही पहले कभी रहे हों। जितने 90 प्लस इस बार होंगे शायद ही पहले कभी रहे हों। तो मैं ऐसे एक मतलब नाटा एकेडमी की तरफ से बात करूं, ये जनरल था कि पेपर बहुत 2.5 घंटे में होने वाला था, क्वेश्चन बहुत इजी थे, आपको नंबर अच्छे आना चाहिए इस पेपर में। लेकिन मैं अब अपने नाटा एकेडमी के नोट्स और उसके एंगल से बात करूं, तो मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करूं ताकि आपको ये पता रहे कि पेपर किस तरह का था। हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि यहीं से शुरू होता है अकाउंट्स के पहले। तो ए से एस का रिव्यू तो असीम सर डाल देंगे। मैं इस पहला क्वेश्चन जो अकाउंट्स का था वो सेकंड नंबर था। ये क्वेश्चन था अमल कमीशन का। बेटा पहला क्वेश्चन जो मैं आपके, मेरे लिए तो पहला ही क्वेश्चन हुआ ना ये पहला क्वेश्चन जो आपका नोट्स पेपर का सेकंड क्वेश्चन था, एक्स और वाई का अमलगमेशन का। ये क्वेश्चन आपके नोट्स में नील और गगन के नाम से क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी क्लास वर्क। नील और गगन के नाम से क्वेश्चन ढूंढिए, आपको डिक्टो यही लैंग्वेज मिलेगी, यही पॉइंट मिलेंगे। अमाउंट भर बदला है, नाम भर बदले हैं, सारे के सारे पॉइंट एज इट इज हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके मॉड्यूल में भी है, नील और गगन के नाम से। तो बेटा यदि किया हुआ क्वेश्चन आ जाए तो भगवान से मिलोगे क्या, और क्या चाहिए आपको आईसीआई से। दूसरा बेटा हम बात करें, ये क्वेश्चन आया था आपका कंसोलिडेशन का। अब बेटा इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं डाला, एक पॉइंट डाल दिया स्टॉक रिजर्व का, जो कि बहुत इजी होता है। और एक पॉइंट डाल दिया ये क्वेश्चन पीएनएल, ये तो खैर होल्डिंग का पीएनएल का है। इसमें मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं बेटा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रखे इसके अंदर। एक जो बेसिक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन होता है ना, जो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बेटा वैसा क्वेश्चन था ये। इतना इजी क्वेश्चन था पीएनएल का। और और बेटा ये जो लिखा है सिमिलर क्वेश्चन, ये इससे ज़्यादा पॉइंट अपने नोट्स में थे। क्वेश्चन नंबर 10th क्लास वर्क देखिए आप, कि ज़्यादा पॉइंट तो अपने नोट्स में थे, क्वेश्चन के कुछ पॉइंट कम करके क्वेश्चन बना दिया गया। और बेटा उसके बाद ये क्वेश्चन है एनबीएफसी का, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 जैसा था। यदि आपने बेसिक एग्जाम्पल भी देखे होंगे ना, तो वो इससे ज़्यादा बेहतर थे। बेसिक एग्जाम्पल में हमने पॉइंट ज़्यादा कवर किए थे, उससे कम पॉइंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। और वो भी क्वेश्चन। अब बेटा जो क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का। अब ये क्या बताऊं, ये क्वेश्चन नोट्स में से तो नहीं बोल सकता कि नोट्स से डायरेक्टली आया, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नोट्स में न कवर हुआ हो। इवन ये कहूं कि जो मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए थे, आप देख सकते हो कि उस लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए, जैसे जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है कि अ, तब से अनचेंज है, जब से अनचेंज है, तो आपको पता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, कि उसमें से जब से शेयर खरीदे तब से वही का वही है, पूरा पूरा प्री क्वेश्चन। के बाद आपको प्रॉफिट दिया है 20,000 करंट ईयर का, तो ये आपको पता है कि बेटा ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका करंट ईयर का पोस्ट इक्विजिशन, बचा हुआ प्रॉफिट प्री इक्वेशन। और ये अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट आपको क्या समझाऊं। और कॉमन डेप्ट 4,000 के हैं, इसका पॉइंट क्या समझाऊं। और ये बिल्स रिसीवेबल पेबल में भी कॉमन डेप्ट है, क्या समझाऊं। तो एक कॉमन डेप्ट के 2 पॉइंट आ गए, एक अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट आ गया। प्री और पोस्ट प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन ऐसी परोस दी आपको।
निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना बहुत आपके लिए इजी था, और मुझे स्टूडेंट ने बताया कि 20 मिनट में बैलेंस शीट रेडी हो गई बिल्कुल, और फर्स्ट शॉट में रेडी हो गई। और आपका भी शायद ऐसा ही हुआ होगा, यदि आपने मेरे सिस्टम को फॉलो किया होगा तो 20 से 25 मिनट में बैलेंस शीट, 20 मिनट में बैलेंस शीट इजीली टेली हो गई होगी। इसका बी पार्ट, गार्नर वर्सेस मनी की थ्योरी 5 नंबर की, क्या मजाक है? क्या पॉइंट लिखने थे बेटा इसके अंदर? कब कब ये गार्नर वर्सेस मनी एप्लीकेबल नहीं है सर्कमस्टांसेस? बेटा जब लिखाया समझाया था रूल, तब बताया था कि ये कब कब एप्लीकेबल नहीं है। कॉपी खोल के देखिएगा, जैसे यदि पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई कर रखा है ये रूल एप्लीकेबल नहीं है तो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, यदि फर्म में एक ही सॉल्वेंट पार्टनर बचा तो सारी डेफिसिट उसी को बियर करनी है, फिर कोई ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो तब एप्लीकेबल है जब पार्टनर दो या दो से ज़्यादा सॉल्वेंट पार्टनर हो और डीड में गार्नर वर्सेस मरे के अगेंस्ट न लिखा हो, तो रूल एप्लीकेबल होता है गार्नर वर्सेस मरे का। तो बेटा ये 5 नंबर दे दिए आपको फ्री के, जिसमें 2 मिनट से ज़्यादा की थ्योरी इसमें नहीं है। और आप जानते हैं सीए में तो टू द पॉइंट चलना पड़ता है, ज़्यादा एलोबरेट करने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन 5th है, बाय बैक का है बेटा। ये देखो, ये क्वेश्चन जो भी है 5th है, ये आपके नोट्स का भी 5th क्वेश्चन ही है और पेपर में भी 5th है, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है बाय बैक के क्वेश्चन में। मतलब हम जो बेसिक क्वेश्चन करते हैं ना, उठा के देख लो कि क्या उससे अपर लेवल है। जो हम बेसिक क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे अपर लेवल क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ये बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके क्लास वर्क का। बेटा ये तो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। मैंने आपको कहा भी था कि बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर होता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है, इस बार भी यही पूछा गया, और वो भी इजी क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये थ्योरी है जो आपने कंपनी लॉ में पढ़ी होगी बायबैक को लेकर के। और उसके बाद बी पार्ट बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ द क्लास वर्क है। ये क्वेश्चन लिक्विडेशन का, वहां पर हमारे उस क्वेश्चन 9th में 200 शेयर पर हमें कॉल मनी नहीं मिली थी, यहाँ पर 400 शेयर पे कॉल मनी नहीं मिली। तो करना क्या था बेटा, हमारे पास जो कुल नंबर ऑफ शेयर हैं, यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ शेयर हैं, टोटल 4000 इक्विटी के 100 पेड वाले 4075 पेड हैं, कुल 8000 शेयर हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम 4000, इस 8000 शेयर में से 400 शेयर को आउट ऑफ कंसीडरेशन कर देंगे। मतलब हम सारी वर्किंग ये मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ शेयर सिर्फ 7600 है। जब हम निकालेंगे डेफिशिएंसी पर शेयर, क्योंकि इसमें आपको पता है कि दो वैरायटी ऑफ शेयर है, 100 रुपीज पेड अप और 75 रुपीज पेड अप, तो आपका कॉन्सेप्ट लगेगा डेफिशिएंसी पर शेयर निकालने वाला, करेक्ट। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट पेबल टू शेयर दिखाते हैं ना, 4000 वाले जो फुली पेड है उनको तो पूरा अमाउंट पेबल है, लेकिन जो 4075 पेड अप है उसमें से जो अमाउंट पेबल दिखाएंगे वो सिर्फ 3600 को दिखाएंगे 75 रुपीज पेबल। तो मतलब अमाउंट पेबल 400 शेयर पर नहीं दिखाएंगे, और नीचे डेफिशिएंसी पर शेयर निकालने के लिए जो नंबर ऑफ शेयर रखेंगे वो भी 7600 रखेंगे। मतलब 400 क्वेश्चन में ना मनी देना है, ना उन पर कुछ पेबल है, ना उनसे कुछ रिकवरेबल है। तो 400 शेयर को हम आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ कंसिडरेशन कर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास पक्का 9 क्वेश्चन एज इट इज है, बस नंबर ऑफ शेयर वहाँ 200 थे, यहाँ 400 हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन तो सी पार्ट तो थ्योरी का है, और ये क्वेश्चन जो आपका है 7th क्वेश्चन ऑफ द नोट्स है, ये इसॉप का बेटा। बस यहाँ पर आपको सीधे फेयर वैल्यू दे दी गई, तो आपको मार्केट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। फेयर वैल्यू का मतलब वो होता है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस पर शेयर 90 रुपीज दे दिया गया, तो आपको ये भी दिया गया है। और 1 अप्रैल से आपका ये ऑप्शन अनाउंस हुआ, और 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको शेयर ले लेने हैं। तो आपको चूंकि 31 मार्च को आपका एक्सरसाइज पीरियड भी एंड हो जाएगा, तो उस केस में आपको जो खर्चा बुक करना है वो तो 31 मार्च के दिन ही करना है। तो आपको यहाँ पर सीधे, और आपको पता है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट जितना भी हुआ हो, पर 200 एम्प्लॉय ने शेयर्स लिए, तो आपको वहीं से एंट्री शुरू करनी है कि 200 शेयर लिए गए, उसी पर खर्चा बुक करना है। 200 शेयर जो एम्प्लॉय ने ले लिए उसी पर हमारा एक्सपेंस बुक होगा, और वही जाएगा P&L में। क्योंकि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में, मतलब ये ईयर एंड आने के पहले पहले ये हमें क्लियर हो चुका है कि कितने एम्प्लॉय ने शेयर्स का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। तो हमें एक्सपेंसेस भी 31 मार्च को ही बुक करना होता है, इसलिए हम 200 शेयर पे बुक करेंगे। भले हमने 250 एम्प्लॉय के वक्त ऑप्शन अनाउंस किया था, पर हमें 250 पे खर्चा बुक क्यों नहीं करना है, क्योंकि 31 मार्च ईयर एंड आया, उसके पहले पहले 50 एम्प्लॉय चले गए होंगे, या उन्होंने तो 200 यदि एम्प्लॉय ने शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो खर्चा 200 पे बुक कर लेंगे, खत्म। और कुछ इसमें खास है ही नहीं। तो और ये लास्ट क्वेश्चन में जो एंट्री पूछी गई थी इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन की, बेटा ये सब आपका पढ़ा हुआ है
कि आपको 10,000 शेयर जो यहाँ पर जो बेटा आपके 10,000 शेयर 100 रुपीज़ वाले थे 80 पेड अप, तो आपको 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ फेस वैल्यू और 8 रुपये पेड अप में कन्वर्ट करना है, तो आपको 100 वाला शेयर कैंसिल करना पड़ेगा, पूरी की पूरी शेयर केवल डेबिट करनी पड़ेगी जो इशूड थी। आपके बेटा 10,000 शेयर 100 फेस वैल्यू 80 रुपीज़ कॉल्ड पेड अप था, तब 1,000 शेयर पर 80 रुपये से आपका जो भी अमाउंट बना वो डेबिट हो जाएगा, ब्रैकेट में 100 रुपये आ जाएगा कि आप 100 वाला शेयर कैंसिल कर रहे हो और 10 वाला इशू कर रहे हो। अमाउंट तो बेटा वही रहेगा 80,000 जो भी है, लेकिन 100 वाला शेयर कैंसिल होगा, 10 वाला इशू होगा, तो जो केवल डेबिट हो रही है वो ब्रैकेट में 100 और जो इशू हो रही है ब्रैकेट में 10। ये आपको सब बताया जा चुका है। इसमें आपके नंबर ऑफ शेयर बदल रहे हैं, फेस वैल्यू बदल रही है फर्स्ट पॉइंट में, है ना बेटा। उसके बाद आपने इक्विटी शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, तो इक्विटी शेयर केवल डेबिट, तो स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा बस। अब यहाँ पर बेटा ये क्या क्वेश्चन था, ये भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पेपर आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत इजी पेपर था। इससे अच्छे पेपर की उम्मीद आप आईसीआई से नहीं कर सकते। आप भी पेपर डिज़ाइन करते तो शायद इससे इजी पेपर आप खुद भी डिज़ाइन नहीं कर पाते बेटा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आई होप कि आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। और बेटा मैंने ज़्यादा डिटेल रिव्यू नहीं लिया कि मैं आपको होल्डिंग का ट्रीटमेंट बताऊँ, होल्डिंग का सॉल्यूशन बताऊँ। बेटा आप कहाँ देखोगे ये सब चीज़ें, आपको देखना ही है तो अपने नोट्स उठाकर देख लेना कि आपने क्लास वर्क के क्वेश्चन है वहाँ क्या ट्रीटमेंट हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि आपको इतना डिटेल रिव्यू चाहिए कि सर इसकी अकाउंटिंग बताओ, इसकी बैलेंस शीट बना के बताओ, इसमें क्या होगा। और वो आपके साथ सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। जैसे आपको क्वेश्चन देखना है अमल के क्वेश्चन का, आप देख लो नील गगन में क्या हुआ है। तो बेटा मुझे डिटेल रिव्यू में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर रिव्यू है ना कि पेपर का सॉल्यूशन, है ना बेटा। तो बस, लेकिन आप दूसरे पेपर के रिव्यू भी बेटा आपको टीचर के मिलेंगे, और अकाउंट्स के पेपर का रिव्यू भी मैं जल्दी ही डालूंगा, क्योंकि ये पेपर आपका अभी अभी हुआ है, इसलिए मैंने पहले एडवांस का रिव्यू डाला है और मैं जल्दी ही अकाउंट के पेपर का रिव्यू डालूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।